ये प्रॉपर्टी में जो इतनी तेजी है, देखिए प्रॉपर्टी एज असेट क्लास ये दो भाग है। पूरे हिंदुस्तान के लिए इंदौर एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है। लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति, अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो कोविड के बाद ऑल ओवर इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन से प्रॉपर्टी सस्ती थी। आज की तारीख में कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए यदि उसकी एनुअल इनकम अपने एरिया सर्च करा हुआ होता है, उससे प्रॉपर्टी हर व्यक्ति अपना एक घर बनाना चाहता है। बहुत तेजी से बूम किया था। तो आपको आपकी टोटल इनकम का 70% तक बैंक हर व्यक्ति अपना एक घर बनाना चाहता है। उसमें आपकी सारी ईएमआई आ जाएंगी। हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, सारी ईएमआई मिला के। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। वो कहते हैं ना, जो घर का सपना है थोड़ा मेरा अपना है, थोड़ा आपका अपना है, तो आओ इस सपने को साकार करें और एक अपने घर का निर्माण करें। और आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जो पॉडकास्ट है वो बेसिकली रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के ऊपर है। और आज हमने हमारे स्टूडियो में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट सर को इनवाइट किया है, जो आपको वो तमाम मुद्दों पे प्रकाश डालेंगे कि किस समय क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। और आपकी कई सारी प्रॉब्लम होगी, चाहे आप नौकरी पेशा व्यक्ति हों, आप बिजनेसमैन हों, कितना लोन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, जानते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ निशान जोशी सर का। नमस्कार सर। नमस्कार सर। पहला क्वेश्चन, प्रॉपर्टी यानी कि हॉटेस्ट टॉपिक इन करंट एरा। कुछ दिनों में मैं देख रहा था कि 72% तक की प्राइस बढ़ चुकी है रेसिडेंशियल प्लॉट्स में। मेरा एक प्रश्न है कि ये प्रॉपर्टी में जो इतनी तेजी है, इतनी दौड़ भाग है, ये सिर्फ इंदौर के लोगों के लिए ही है या पूरे हिंदुस्तान के लिए इंदौर एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है कि यहाँ पे प्रॉपर्टी में बहुत तेज है? देखिए, प्रॉपर्टी एज असेट क्लास कोविड के बाद ऑल ओवर इंडिया बहुत तेजी से बूम किया था। ये इंदौर में तो तेजी हुई ही, और इसके साथ आप टियर 2 टियर 3 सिटीज भी देखेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी तेजी हुई थी। अब बहुत लॉन्ग तेजी हो गई, 4 से 5 साल लगातार तेजी रही। अब थोड़ा-सा पॉज़ मोड में है, बट इंदौर हॉट स्पॉट इसलिए भी है कि एक तो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, एयर क्वालिटी इंडेक्स इसमें बेटर है, प्लस अपॉर्च्युनिटीज़ काफ़ी यहाँ इंडस्ट्रियल बन रही हैं। जैसे बहुत सारे क्लस्टर्स हैं, देवास है, आपका सावेर है, पीथमपुर है। ये बड़े अच्छे इंडस्ट्री हब के रूप में। ओके। अब सर, हम बात करते हैं क्योंकि आप एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं और हर व्यक्ति अपना एक घर बनाना चाहता है। और अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करूं तो रखवाता ईंट जो है घर में लगने वाली, वो रखवाता तो वो है जो दिखती मिट्टी या पत्थर की है, बट दरअसल वो उसके लिए सोने की होती है। अगर मध्यम वर्गीय परिवार की बात करें तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आज की तारीख में? यानी हम सितंबर 2025 में बैठे हैं, तो उसे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए यदि उसकी एनुअल इनकम 10 लाख के आसपास है, 30 लाख के आसपास है, 50 लाख के आसपास है, और अगर उससे ऊपर है तो? देखिए, हर इनकम ग्रुप की चॉइसेस अलग-अलग होती। लोअर इनकम ग्रुप का व्यक्ति अपने एरिया सर्च करा हुआ होता है, उसे प्रॉपर्टी सस्ती चाहिए। मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चीज़ें ढूँढता है, जहाँ उसे सेफ्टी और बाज़ार पास में हो और हॉस्पिटल पास में हो, कन्वेंस पास में, और हायर इनकम ग्रुप जो होता है, वो लग्ज़री पार्ट ढूँढता है। तो जो शहर का पॉश इलाका जिसको हम कहते हैं, वो हायर इनकम ग्रुप की तरफ जाता है। अब मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, जिसकी एवरेज सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में अगर हम काउंट करें, तो बहुत सारे एरियाज़ अभी इन लोगों के लिए महँगे हो गए। कि अगर किसी की 50,000 रुपए या 60,000 रुपए सैलरी है, तो मैक्सिमम उसको लोन मिलेगा 30,000 रुपए का। 30,000 ईएमआई बनेगी, 30 लाख का लोन ले पाएगा। तो 30 लाख में कुछ एरियाज़ से तो वो बाहर हो गया। जैसे इंदौर की बात करें तो विजयनगर, निपानिया, आईबी रोड, इस एरिया में उसको मिलेगा ही नहीं, फ्लैट तक नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उज्जैन रोड अभी जो है,
वो हॉटस्पॉट बना हुआ है। मिडिल क्लास के बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे बहुत सारी कॉलोनी में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। सुपर कॉरिडोर भी एक ऑप्शन है, जो छोटे प्लॉट्स लेके मकान बनाना पसंद करते हैं उनके लिए। जहाँ एवरेज रेट 5,000 से 6,000 के बीच में आज भी अवेलेबल हैं। अगर हम कंपेयर करें विजयनगर और निपानिया, जहाँ 8 से 10,000 रुपए एवरेज रेट है। तो तो ये है। ओके, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, एक जनरल व्यक्ति को पता नहीं होता कि उसकी सैलरी कितनी है, उसको कितना लोन मिल जाएगा, वो कितने लाख की प्रॉपर्टी प्लान करे। तो हमारे दर्शकों के लिए आप कोई ऐसा सुझाव दें जिससे वो इजीली ये पता कर लें कि आज उनकी सैलरी कितनी, उस हिसाब से उन वो कितने लाख की प्रॉपर्टी में उनको हाथ डालना चाहिए। देखिए, एक बैंक ने एक रूल बना रखा है कि अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो उसका 30% को आप अपनी हाउस होल्ड ज़रूरतों में यूज़ करेंगे। तो आपको आपकी टोटल इनकम का 70% तक बैंक ईएमआई ईएमआई अलाउ करते हैं। उसमें आपकी सारी ईएमआई आ जाएँगी, हाउसिंग लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, सारी ईएमआई मिला के 70% से एक्सीड वो नहीं होनी चाहिए। अब आप ये देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट एक्चुअली क्या है? कई बार हमारी रिक्वायरमेंट 1 बीएचके की होती है, बट हम किसी ऑफर में या किसी लालच में 2 बीएचके की ओर चले जाते हैं, जिसकी हमको नीड भी नहीं। और कई बार 3 बीएचके में चले जाते हैं, जबकि काम 2 बीएचके में हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमारी नीड क्या है? किस ज़रूरत में हमारा काम हो सकता है, वो देखें। प्लस फिर आप देखें अपना बजट कि मुझे सिर्फ़ एक पूरी ईएमआई अपनी हाउसिंग लोन में ही नहीं डालनी। कुछ मेरे पास सेविंग्स भी होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए, कुछ तो पैसा आप अपने पास बचाएँगे ही। तो अगर आपको बैंक ऑफ़र कर रहा है कि मैं आपको 50 लाख का लोन दूँगा, तो आई सजेस्ट कि आप 40 लाख का ही लोन लीजिए, ताकि आपकी एक 10,000 रुपए की ईएमआई कम हो और वो आप अपनी सेविंग्स में बचाएँ। अब इसका भी एक वो होता है कि भई आज मैं 40,000 रुपए की ईएमआई दे रहा हूँ और मैंने 40 लाख का मकान लिया है। 20 साल मुझे वो ईएमआई पे करनी है। हाँ, तो 20 साल बाद तो मनी डेप्रिशिएट भी होगी। नहीं, मेरी जो इन्फ्लेशन को मैं अगर एडजस्ट करूँगा, तो वो है प्लस 20 साल में मकान मुझे दुगना लगता है कि मैंने आज 40 लाख का मकान लिया है, मैं पे करूँगा तो 80 लाख में हो जाएगा। तो उसका भी एक वे है, जो 10,000 हम आपको बोल रहे हैं कि 10 लाख आप ये कम लीजिए, तो 10,000 आपकी ईएमआई कम आएगी। तो उसका एक फ़ॉर्मूला है जो बड़े रिसर्च के बाद लोगों ने बनाया है कि अगर आपकी ईएमआई कुछ भी आ रही है, 20 साल की ईएमआई, तो उसकी 25% की आप एसआईपी आज ही चालू कर। ओके, मतलब जितना ईएमआई आ रहा है उसका 25%। जैसे 40,000 अगर आपकी ईएमआई है, तो 10,000 की आप एसआईपी चालू, क्योंकि एक इन्फ्लेशन का पार्ट है। आज मैं एज़्यूम करूँ कि 5% इन्फ्लेशन है, तो मेरी आज जो ₹100 वैल्यू है, 1 साल बाद वही मुझे उसी चीज़ को परचेज़ करने के लिए या तो ₹105 देने पड़ेंगे या मेरे पास ₹95 बचेगा। उस इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए मुझे कहीं न कहीं तो इन्वेस्ट करना होगा। ठीक है। भाई आज मेरी वैल्यू तो घट रही है, तो जब 20 साल बाद मेरी हाउस की जो वैल्यू बनेगी, सपोज़ वो 1 करोड़ बनी, तो मनी डेप्रिशिएट होके या इन्फ्लेशन एडजस्ट होके वो 40 लाख ही बचेगी। 20 साल बाद मेरी 1 करोड़ की वैल्यू तो 40 लाख ही रहेगी। तो मुझे उसको भी तो कैटर करना होगा। तो उसके लिए आप जितनी ईएमआई आ रही है, उसका 25% सेम टेन्योर का, जितनी टेन्योर की आपकी ईएमआई है, उतनी टेन्योर की आप एसआईपी बना रहे। तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि यहाँ जो प्रिंसिपल है वो रिड्यूसिंग होगा। वहाँ एयूएम आपका कंपाउंडिंग होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। शुरुआत में आपको वहाँ इंटरेस्ट का पार्ट ज़्यादा दिखेगा और वहाँ आपको जो कम दिखेगा। वहाँ आपको कम दिखेगा। बट जैसे-जैसे टाइम बढ़ेगा, एसआईपी का पलड़ा भारी होता जाएगा, यहाँ का कम होता जाएगा। तो आप लास्ट में जब उसको देखेंगे, तो आपका मकान अगर 1 करोड़ का पड़ा है, तो जितना इंटरेस्ट आपने पे किया वो ऑलरेडी आप कमा चुके हैं। उसके बाद और सरप्लस आपको 20-30 लाख भाव। तो ये इस तरीके की तैयारी ये जो सैलरीड व्यक्ति हैं या जो भी हाउसिंग लोन ले रहा है वो कर दीजिए। और इसके साथ इंश्योरेंस ज़रूर जोड़ें।
बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि इंश्योरेंस नहीं लेते। ओके, इंश्योरेंस लेना इसलिए ज़रूरी है कि इन किसी कारण से कोई एक्सीडेंट के कारण आप नहीं रहे, तो सारा बर्डन ईएमआई का आपके परिवार पे आ जाएगा। वो ईएमआई उनको पे करनी पड़ेगी। यहाँ पे इंश्योरेंस से कवर हो, इंश्योरेंस से आपका वो कवर हो जाएगा और घर वालों को कोई परेशानी नहीं होगी उस घर को मिलकर। तो ये एक बड़ा सिंपल है लेकिन लोग इसको करते नहीं हैं। तो हम सर आगे चलते हैं। अब एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे मन में कि मान लीजिए मेरे कोई प्रॉपर्टी देखी, पसंद कर ली, अब मुझे उसे खरीदना है। तो आज की तारीख में राइट वे क्या है उसको खरीदने का? लोन भी लूँगा मैं, तो स्टेप 1 पे टोकन होता है, स्टेप 2 पे क्या होता है, 3 पे क्या होता है, कितना परसेंटेज, फिर 2 चेक आते हैं, कैसे-कैसे आते हैं, कुछ लोग कैश में, कुछ लोग चेक ले लेते हैं। तो वो थोड़ी-सी कहानी हम चाहते हैं कि आप बताएँ, क्योंकि इस पूरे व्यवहार के लेन-देन में बहुत बड़े कई बार गेम हो जाते हैं या मैनिपुलेशंस हो जाते हैं और वहाँ से एक फ्रॉड या स्कैम की कहानी भी चालू हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को एक ऐसा राइट गाइडेंस मिल जाए कि जो आज की तारीख में ट्रेंड में फॉलो हो रहा है, मतलब लोग करते ही हैं। देखिए, अब जो आप अभी बात कर रहे हैं, इसमें भी 2 तरह के व्यक्तियों की बात। एक होता है एंड यूज़र कि मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए और मुझे आज ही चाहिए। तो वो उसको तो रेडी प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा जो रेडी पोज़ीशन, और जो रुक-रुक के पैसा देना है, जिसको एक इंटरवल में पैसे देना है, वो इन्वेस्टर आता है। तो वो इन्वेंटरी जो होती है, जो आज बन रही है, आपको 2 साल बाद डिलीवर होगी, वो उस कंडीशन में होता है कि मल्टी स्टोरी है तो पहले स्लैब पे कुछ पैसा जाएगा, टोकन अमाउंट के बाद पहले स्लैब पे कुछ पैसा जाएगा, फिर दूसरे स्लैब पे जाएगा, स्लैब वाइज़ जाएगा, फिर जब उनका इंटीरियर वगैरह होता है, तब जाता है। तो इनका प्रोसीजर ये है कि आप सबसे पहले टोकन दीजिए, प्रॉपर्टी आपने देखी, टोकन दिया, टोकन देने के बाद एक लीगल उसके लिए आपको टाइम मिलता है 8 से 10 दिनों का। एक तो सोदा सिटी टोकन पे ही हो जाती है। फिर आपको एक टाइम मिलता है कि भई आपको जाहिर सूचना वगैरह देनी है, प्रॉपर्टी की लीगैलिटीज़ चेक करनी है। उसके लिए कई जगह 10 से 15 दिन भी मिल जाते हैं। तो 15 दिन बाद फिर आपको एक डिफरेंस अमाउंट देना है अगर आप लोन ले रहे हैं। मान लीजिए लोन आप ले रहे हैं 20 लाख का, प्रॉपर्टी है 25 लाख की, तो आपको 5 लाख का जो डिफरेंस अमाउंट है, वो बिल्डर को देना है और एग्रीमेंट करा लेना। एग्रीमेंट कराने के बाद आपको बिल्डर जो है अलॉटमेंट लेटर देगा एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स की तरफ से लगते हैं वो आपको देगा। बैंक फिर फर्दर प्रोसेस करके 15 से 20 दिन 25 दिन जो लगते हैं, उसमें बिल्डर के अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट कर, और उसके बाद फिर आपको वो रईस तो इसमें जो बैंक आपको चेक देती है, एक चेक देती है शायद रजिस्ट्री का, जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी थी उसके नाम का बना के देती है, और एक दूसरा भी चेक देती है। अगर पूरा अमाउंट आ रहा है बैंक को कि आपने क्लियर कर दिया कि भाई 25 लाख की प्रॉपर्टी है, मैंने 5 लाख रुपए इनको बिल्डर को दे दिए, उन्होंने रिसीप्ट वहाँ दे दी, तो 20 लाख फिर पूरा बिल्डर को जाएगा। मगर मगर जो बैंक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो लोन पास करती है, उतने प्रॉपर्टी कहाँ मिलती है? तो ये ऊपर में ही मिलती है। एक्चुअली 2 तरीके से लोन होते हैं। अगर आपके अकाउंट में बैंक कुछ पैसा दे रहा है, तो कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी की कीमत कम है, बट मुझे लोन ज़्यादा चाहिए। तो उसके साथ में कुछ इंटीरियर, कुछ फर्नीचर, कुछ मेंटेनेंस वगैरह सब जोड़ देते हैं उसमें। तो उसका चेक वो आपको देती है बैंक। अदरवाइज़ सारा चेक तो वहीं जाएगा। अब आप जैसे इंदौर में जो विकास हो रहा है, चारों तरफ इंदौर बढ़ रहा है, चारों तरफ से इंदौर बढ़ रहा है, कहीं न कहीं तक 2 या 5 साल में हम दिल्ली जैसा एक एनसीआर पूरा बना लेंगे। तो आपके हिसाब से अब बीच वाला मामला, सेंटर ऑफ द सिटी वाला मामला भी बढ़ जाएगा, क्योंकि चारों तरफ से जब इंदौर बढ़ रहा है तो सेंटर ऑफ द सिटी, अगर अभी की तारीख में अगर मैं या कोई भी व्यक्ति प्लॉट बुक करना चाहता है, क्योंकि जनरली अगर कोई व्यक्ति की रिक्वायरमेंट 1500 से 2000 स्क्वायर फीट या 3000 स्क्वायर फीट की है, तो 70% पहले प्लॉट बुक करते हैं, फिर 2 या 4 साल बाद वो कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो अगर प्लॉट बुक करना है, तो हमें क्या-क्या चीज़ें चेक करना चाहिए प्लॉट बुक करने के पहले?
लाइक लोकेशन, हम मतलब एक लोकेशन वाइज़ क्या-क्या चीज़ें सर्च करनी चाहिए? डॉक्यूमेंट वाइज़ हमें क्या-क्या चीज़ें सर्च करनी चाहिए? तो सबसे पहले लोकेशन वाइज़ बात करें। लोकेशन वाइज़ एक व्यक्ति अपना घर बनाता है, तो सबसे पहले ये देखता है कि मैं अगर अवेलेबल नहीं हूँ, तो मेरी फैमिली के आने-जाने के लिए कन्वेंस क्या है? प्लस मेरी फैमिली रहेगी तो मेरे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल कितना दूर है, कितना पास है, बस आती है या नहीं आती है, या उसके बाद मार्केट कितना दूर है। भाई फ्रीक्वेंट चीज़ों के लिए तो बार-बार शहर की तरफ जाएँगे नहीं, तो मार्केट कितना पास में है। फिर इमरजेंसी कंडीशन में हॉस्पिटल कितना। तो बसाहट के लिए ये चारों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अब बसाहट आना शुरू होती है कब? जब सबसे पहला तो ट्रांसपोर्टेशन क्लियर हो, स्कूल क्लियर हो और हॉस्पिटल क्लियर कि भाई ये पास में है। फिर भी बसाहट कई बार लेट होती है। क्यों होती है? क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू नहीं हो। जैसे सुपर कॉरिडोर का ही एग्ज़ाम्पल हम काफ़ी समय पहले से बना हुआ, बट बसाहट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर नहीं था, कन्वेंस नहीं था। अब मेट्रो आने से और कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चालू होने से अब वहाँ पे रियल एस्टेट रेसिडेंशियल में बूम आना चालू है। लोग अब वहाँ पे आना चालू कर चुके हैं, अब तो घर बनने चालू हो गई। लीगलिटीज़ क्या चेक करें? हाँ, डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंट्स। तो सबसे पहले तो हमें टाइटल्स चेक करने कि बिल्डर रेरा रजिस्टर है या नहीं। अगर रेरा रजिस्टर है तो 90% पेपर तो रेरा ने चेक कर लिए। उनको उनकी साइट पे आपको रेरा नंबर डालेंगे, आपको सारे पेपर्स मिल ही जाएँगी। जी। बट अगर वो रेरा रजिस्टर नहीं है, तो सबसे पहले तो आप एक जाहिर सूचना दीजिए जो खसरा नंबर वगैरह है, उसके आधार पर। सर्च कराइए वकील से कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है। काय के लिए बनी, काय के लिए अलॉट हुई है। काहे के लिए अलॉट हुई है, मतलब क्या यूज़ है? रेसिडेंशियल यूज़ है भी या नहीं? कई बार एग्रीकल्चर यूज़ की चीज़ें भी हम बेच देते हैं, तो उसमें आप मकान नहीं बना सकते हैं कि एग्रीकल्चर के अंदर मकान बनाना अलाउ नहीं होगा। ग्रीन बेल्ट है तो मकान अलाउ नहीं होगा। फैक्टर यूज़ देखना पड़ेगा, डाइवर्सन क्या है? डाइवर्सन किया हुआ है या नहीं? उसके बाद आपको देखनी है कि इन्होंने सारी परमिशंस ले रखी है या नहीं? लाइक टीएनसी, डेवलपमेंट परमिशन आई है या नहीं? रेरा आया है या नहीं आया? फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इन्होंने प्लॉट जो बेच रखे हैं, वो मॉर्टगेज तो नहीं दे रहे हैं आपको। सबसे बड़ा इश्यू होता है मॉर्टगेज प्लॉट का। कई बार कुछ बिल्डर बेच देते हैं। कई बिल्डरों के आपने सुने होंगे कि इन्होंने मॉर्टगेज प्लॉट बेच दिए थे, तो उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई भी हो जाती है। तो मॉर्टगेज प्लॉट तो नहीं आपको मिल रहा है, क्योंकि मॉर्टगेज प्लॉट जब तक नहीं छूटेंगे, जब तक उसका ईडब्ल्यूएस, एमआईजी नहीं बिकेगा और कॉलोनी कंप्लीट नहीं। तो आप आज ले भी लेंगे तो आप उसको बीच में बेच नहीं पाएँगे और उसकी रजिस्ट्री। तो मेनली ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी। सर, अभी जैसे कई सारी नई रोडों का भी निर्माण हो रहा है, कई सारे नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो इसके कारण कई सारे बने हुए प्रोजेक्ट्स डिस्टर्ब भी हो रहे हैं। जैसे एक हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं अहिल्या पथ। अहिल्या पथ का जब आने का एक सूचना जारी करी थी आईडीए ने, तो वहाँ पे फिर जनरली कोई भी रोड हो जो काफ़ी चौड़ी होती है, 100 फीट या 200 फीट होती है, तो उसके आसपास 200 से 300 मीटर तक तकरीबन कोई डेवलपमेंट आइडिया कुछ डेवलप करता है, राइट? तो यही चीज़ अहिल्या पथ के लिए भी आई थी। अब अहिल्या पथ से जुड़ी हुई जो टीसीएस के अंदर है, कई सारी टाउनशिप्स हैं जो कि कई सारे प्रोजेक्ट्स के बीच में से निकल रही है। तो इन प्रोजेक्ट के आसपास जो 200-300 मीटर के दायरे के अंदर जो-जो प्लॉट हैं, क्या आइडिया इनको निरस्त करेगा, कंपनसेशन देगा या इन लोगों को रहने देगा? जिन प्रोजेक्ट्स की परमिशंस आ चुकी, उनको तो आईडीए डिस्टर्ब नहीं करता है। अब अगर ये रोड नया अनाउंस हुआ है, अहिल्या पथ जैसे अभी अनाउंस ही हुआ है, तो उस बीच में देखा जाएगा कि किन-किन गाँवों से वो गुज़र रहा, किन-किन गाँवों में परमिशंस दे दी गई है। अब जिसको टीएनसी डाइवर्सन और डेवलपमेंट परमिशन और बिल्डिंग परमिशन वगैरह दे दी गई है, उसको तो डिस्टर्ब कर नहीं सकते, ऑलरेडी कॉलोनी डेवलप हो चुकी। तो उसका फिर वे बदला जाएगा कि इन कॉलोनियों को छोड़ते हुए फिर चीज़ें को चला जाए। परमिशन वाली कॉलोनियों को नहीं छोड़ा जाएगा। ओके, जी। वो प्लानिंग ही वैसी आएगी
मास्टर प्लान के अंदर वो चीज़ें मेंशन्ड होगी सारी। अभी इंदौर में जिस तरीके से प्रॉपर्टी में हाइप क्रिएट हो रहा है, तो कई सारे ऐसे प्रॉपर्टी दिखाने वाले लोग ये बताते हैं कि आप अभी ये ले लो, हम इसकी रजिस्ट्री करा के दे देंगे, ये पहले पट्टे पे थी, अब इसको करा देंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है कि जो प्रॉपर्टी पहले पट्टे पे थी, अब उसकी लोग रजिस्ट्री करा के दे रहे हैं, तो ये रजिस्ट्री वैलिड रहेगी? कुछ प्रोसीजर हैं उनकी, बट अगर पट्टा आपके नाम पे है, तो पहली रजिस्ट्री तो आपके ही नाम पे हो। तो ये हमारे दर्शकों को इस चीज़ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में कई सारे लोग इसी तरीके के मुद्दों में फंसे हुए हैं। ये होना नहीं चाहिए, ये चलो गलत है। वैसे तो पट्टा दिया ही इसलिए जाता है कि भाई गवर्नमेंट लैंड थी, कभी आप अवैध रूप से बच गए या चरनोई की भूमि जो गाय चरने के लिए पहले होती थी, तो कुछ गवर्नमेंट ने पहले अलॉट कर दी थी कि भाई ठीक है ये खेती करेंगे, कुछ गरीबों को दी हुई थी। बट वो आजकल चलन में है। बट आपको पट्टे से डायरेक्ट रजिस्ट्री नहीं कराई जा सकती। पट्टे से पहली रजिस्ट्री जिसके नाम पे पट्टा है। होगा, पहले उसके नाम पे होगी, फिर वो जिसको बेच रहा है वो उसके नाम पे वो कर सकता है। ये प्रोसेस साथ-साथ भी की जा सकती है। साथ करी जा सकती है, बट पहली रजिस्ट्री आपकी होगी, क्योंकि उसके प्रोसीजर, मेरे पट्टे की ज़मीन है, मैंने रजिस्ट्री अपने नाम पे करी, उसके बाद रजिस्ट्री हो गई, उसके बाद आप, बट उसके लिए गवर्नमेंट की प्रोसीजर है, वो आपको पूरी करनी है। अब हम आते हैं सर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का रेट और रेसिडेंशियल के रेट में काफ़ी बड़ा अंतर, बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का इतना सेम जगह पे कोई प्रोजेक्ट के अंदर अगर प्लॉट 5,000 का है, तो कमर्शियल का 7,000 सवा 7,000 तक रहता। ये अंतर क्यों? ज़मीन तो वहीं की है, बस आपको बाउंड्री के या मेन रोड के साइड फेस कर दिया है, तो उसके लिए इतना ज़्यादा पैसा। इसका एक कॉमर्स का एक नियम है, डिमांड एंड सप्लाई। जब पूरा प्रोजेक्ट मैं कमर्शियल बनाने जाऊँगा, तो मेरे पास लैंड लिमिटेड है। हर एक को रोड की साइड चाहिए। हर प्लॉट को तो मैं रोड की तरफ बना नहीं पाऊँगा, तो मुझे रेसिडेंशियल और कमर्शियल का मिक्स ही बनाना पड़ेगा। रेसिडेंशियल प्लॉट में ज़्यादा निकाल सकता हूँ, अंदर दुकान बनाऊँगा भी, तो आएगा कौन? चले आएगा कौन मेरे पास? तो मुझे तो अल्टीमेटली बाजार चाहिए, तो वो इन्वेंटरी बनती है कम, रेसिडेंशियल की बनती है ज़्यादा। वो डिमांड और सप्लाई का गैप जो है, वो प्राइस को फ्लक्चुएट करता है कब से। मगर इतना ज़्यादा कि मतलब 1,000 2,000 रुपए का अंतर। आएगा, बिल्कुल आता है। क्योंकि मेरे रेसिडेंशियल प्लॉट एक 1 बीघा की बात करूँ अगर मैं, तो उसमें 15,000 स्क्वायर फीट टोटल माल बनता है। उसमें 12,000 मेरा रेसिडेंशियल बना, तो केवल 3,000 मुझे कमर्शियल। जी। मतलब यहाँ पे भी दूध और दूध की मलाई वाला कॉन्सेप्ट है। और वो देखिए बिल्डर को भी कहीं न कहीं प्रॉफ़िट कमाना है। कुछ एमओएस वगैरह उसमें छोड़ने हैं, तो वो हमारी लेन वगैरह भी उसमें जाती है। अब मैं इस पॉडकास्ट का अंतिम लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि, और दर्शकों के भी मन का ये क्वेश्चन होगा कि मान लीजिए एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, उसका सपना है कि वो एक बड़ा मकान बनाए, उसके पास ज़्यादा पैसा है नहीं। क्या आप कुछ ऐसा गाइड करेंगे कि उसको कितने महीने के लिए एक छोटे प्लॉट में, फिर उससे थोड़ा बड़ा करे, फिर उससे थोड़ा बड़ा करे, फिर वो कुछ साल बाद एक बड़ी प्रॉपर्टी में पहुंच जाए? क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आज व्यक्ति अपना खुद का एक मकान बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत झोंक देता है, मगर देखा जाए तो क्योंकि प्रॉपर्टी के रेट में फ्लक्चुएशंस आता है, उतार-चढ़ाव आता है, तो व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा मुनाफ़ा कमा के भी कुछ बड़ा कर सकता है। तो उसके लिए उसको कैसा प्लान करना चाहिए? कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पॉकेट आपको कितना अलाउ करती है सबसे पहले। ग्रोइंग एरिया की बात करें इंदौर में, तो सुपर साइडों पे अगर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है, तो वहाँ से शुरू करें। 600 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट अवेलेबल हैं वहाँ पे। वहाँ से शुरू करें। अगर वहाँ की अफोर्डेबिलिटी नहीं बनती, मान लीजिए उसने एक प्लॉट खरीद लिया, तो अब उसको कितने टाइम बाद उसको बेचेगा तो उसको थोड़ा मुनाफ़ा मिलेगा, जिससे फिर वो थोड़ा और बड़े पे जाए और फिर बड़े पे जाए और फाइनली उसको जो 2,000 स्क्वायर फीट का मकान बनाना है, तो
तो देखिए अब जो इंदौर में पिछले 5 साल में ग्रोथ देख ली है कि बहुत फ़ास्ट पेस से प्राइसेज़ बढ़ रही थी। अब वो पेस तो नहीं मिलेगा थोड़े समय, क्योंकि पॉज़ मोड में चल रहे हैं। बट फिर भी एक हैंडसम रिटर्न जो प्रॉपर्टी देती है, ग्रेजुअली धीरे-धीरे बढ़ के 20 से 25% के आस-पास तो फिर भी रिटर्न्स धीरे-धीरे आएँगे। कुछ ऊपर ऑफ हुए ते रहेंगे, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ चालू हो गई हैं, लोग अब आना चालू हो गए हैं, बड़ी-बड़ी एजेंसीज़ आना चालू हो गई हैं। तो वहाँ से शुरू कर सकते हैं, फिर भी एक हैंडसम रिटर्न आप 20 से 25% को आप मानें कि वहाँ मिलेगा। वहाँ से फिर थोड़ा-सा उसको बेच के थोड़ा आगे चलें, 1-1, 2-2 किलोमीटर आगे बढ़ते चलेंगे, तो प्रॉपर्टी इनकी धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और एवरेज रिटर्न 20 से 25% को ही कैलकुलेट करें। अरे ये ना माने कि भई मैंने आज ₹100 की चीज़ ली है, तो मैं 1 साल बाद उसको 150 या ₹200 में बेच दूँगा। वो पैसा कमी नहीं, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैंने किसी चौराहे से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पे एक प्लॉट लिया 600 स्क्वायर फीट, तो फिर 6 महीने बाद अगर मैं उसको सेल करता हूँ, तो जो भी मुनाफ़ा है, उसके बाद मुझे 2 की जगह 3 किलोमीटर अंदर जाके ले लेना चाहिए। तो मेरा प्लॉट साइज़ भी बड़ा होगा और प्राइस भी कम आएगा और फिर थोड़े टाइम बाद वो लोकेशन भी उसकी ऐसी हो जाएगी, तो फिर यस। ओके, इस तरीके से करते-करते फिर फाइनली जब अच्छा अमाउंट हमारे पास एक आ जाए। इसी तरह से करते हैं लोग, एक जो एग्रीकल्चर लैंड ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इसी तरीके से करते हैं कि 1 बीघा ज़मीन यहाँ मान लीजिए इंदौर में 3 करोड़ में लीजिए, और यहाँ से 50 किलोमीटर आगे जाके उन्होंने 5 बीघा ज़मीन बेची और जो बाकी पैसे बचे उसने अपने घर का काम कर लिया। फिर वही 2 साल बाद अगर उसकी प्रॉपर्टी डबल हो जाती है या 50% या 60% गेन हो जाता है, तो फिर उसको बेचता है, फिर वहाँ से 50 किलोमीटर और आगे जाता है। तो इसकी ज़मीन फिर 10 बीघा। तो ये ही ट्रेंड प्लॉट्स में भी है, अब यही है। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी का एक पॉडकास्ट और अगर आपका भी सपना आपका अपना घर बनाने का है, तो एक बार सर से ज़रूर कंसल्ट करें। शायद आप किसी कन्फ्यूज़न में या कोई ऐसी प्रॉपर्टी ढूँढ रहे हैं, जो शायद आपको ना मिल पा रही हो, तो वो एक बेटर ऑप्शन आपको सर से ज़रूर मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर आऊँगा मैं अपने नए पॉडकास्ट में कुछ नई चीज़ें लेके, नए अंदाज़।